हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई आपको कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स आपके लिए लास्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और यहां पे मैं आपको इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी यहां पे समझाने वाला हूं। तो कंप्लीट थ्योरी और आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, टोटल 10 एग्जाम्पल्स, हर एक वैरायटी को मैं कवर अप करूंगा सो दैट आपको ये पूरे एक लेक्चर में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और इसके बाद आप जो लास्ट एक्सरसाइज है 15.1 उसके क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पे सबसे पहले तो हम वर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा जो आपकी डेली लाइफ में आप सुनते हैं। यहां पे वो स्टेटमेंट्स कुछ मेरे पीछे लिखे हैं, हम पहले उनको रीड करते हैं और उनकी हिंदी समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इस तरह का पहला स्टेटमेंट सुना होगा, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि अभी बाहर बारिश होगी। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है, अभी हुई नहीं है। हमें कई बार ये चीज अपने घर में सुनने को मिलती है, बेटा रेनकोट लेके जाओ, ठीक है, हो सकता है बाहर बारिश हो जाए। तो ये जो हो सकता है, पहले स्टेटमेंट में ये वर्ड समझ आया, प्रोबेबली, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सुनना। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये बंदा टेस्ट में पास ना हो पाए। डेट ही विल पास द टेस्ट, आई डाउट, कि हो सकता है ये अपने टेस्ट में पास ना हो पाए। आई डाउट, ठीक है, मुझे कुछ यहां पे गलत लग रहा है। अभी ना टेस्ट हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, अपने स्कूल में जैसा परफॉर्मेंस करते हैं, तो टीचर्स उसकी बेस पे आपस में जब बात करती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वहीं से समझ आ जाती है। और जब दो टीचर्स आपस में बात कर रही हैं तो स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि आई डाउट, ये इसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आई डाउट कि वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डन। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली, पूरे चांसेस है, पूरा ऐसा मुझे विश्वास है कि कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि 40 बच्चों में ये जो एक बच्चा है जिसका नाम यहाँ पे कविता है, ये स्टूडेंट पक्का है इस बार टॉप करेगा अपने एनुअल एग्जामिनेशन में। उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये बच्चा पक्का है टॉप करेगा। अभी टॉप किया नहीं है लेकिन चांसेस बढ़ गए, 99% गारंटीड है कि यही बच्चा टॉप करेगा, उसका परफॉर्मेंस देखते हुए, उसका पुराना रिकॉर्ड समझते हुए, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। ऐसे पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आने वाला है उसके अंदर डीजल के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, या बहुत कम टाइम में 5 दिन के बाद डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। चांसेस आर हाई, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टूडेज मैच। आप लोग मैच देखते होंगे, मैच में आप लोगों ने स्टेटमेंट कई दोस्तों के साथ जब आप बैठे होंगे या कहीं पे भी आपने कमेंट्री में सुना होगा कि आज 50-50 चांसेस हैं, इनके साथ में जो टीम खड़ी है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इंडिया का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो 50-50 चांसेस हैं कि ये आज विन कर जाए या लॉस हो जाए। तो अभी मैच हुआ नहीं है लेकिन मैच से पहले ही इस चीज की एक संभावना लगा ली गई, ठीक है। The word probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statement above involve an element of uncertainty. और इसी को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं element of uncertainty। मतलब जो चीज हुई नहीं है लेकिन उसकी होने की उम्मीद या ना होने की उम्मीद के बारे में बात करना, यही मैथमेटिक्स में कहलाता है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। होने की चांसेस को कैलकुलेट करना,
ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी है जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे सामने आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है, मैथमेटिक्स के अंदर ये जो ब्रांच है ये ऐसा कहती है कि इसी होने की उम्मीद को 50-50 चांसेस है ना, मोस्ट प्रोबेबली पूरी चांसेस है 99। आप लोगों ने लोगों को सुना होगा कि 99.9% है भाई मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन 0.1 चांस है कि तेरा काम ना हो पाए। ठीक है, अब वो जो फिगर आती है, वो जो वैल्यूज आती है, तो मैथमेटिक्स यही आपको बताता है कि भाई ये जो होने की उम्मीद है, इस उम्मीद को क्यों ना हम फिगर्स में काउंट करें। जब मैं इनको नंबर्स में काउंट करता हूं 1%, 2%, क्या चांस है, कितनी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये जो वर्ड है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कुछ इस तरह के शब्द हैं, ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। डाउट, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, ये चांस बन रहा है, 50-50 उम्मीद है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये ही प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए हमें दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स में ये जो कैलकुलेशन है, जब मैं इस कैलकुलेशन के थ्रू एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करता हूं, द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिली एक्सेट्रा कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैनी केसेस। और हम यहाँ पे जब पुराने डाटा को देखते हुए किसी होने की चांस को कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली जब उसकी वैल्यू दी जाती है, उसी वैल्यू को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग, बड़ा सिंपल सा शब्द बोला है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो होने की उम्मीद है, ये एक्चुअल में कैलकुलेशन जो चालू हुई थी, ये किसको देखते चालू हुई थी? जुए को देखते हुए चालू हुई थी। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब आपने लोगों को सुना होगा वो जुआ खेलता है। अब जुआ कैसे खेला जाता है? जुआ इन द सेंस कि आप बहुत सारी उम्मीदों पे किसी चीज को खेल लेते हो सकता है वो चीज हो जाए, जैकपॉट लग जाए, ठीक है, हो सकता है वो चीज ना हो, आपका पूरा लॉस हो जाए, तो वो है जुआ, गैम्बलिंग। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये शब्द जो मैथमेटिक्स में आया, ये कहां से आया? तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कह रहा है दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग, बट इसका बहुत बड़ा यूज जो है हमारी टेक्निकल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में यूज किया जाता है इस कैलकुलेशन को। कहां पे? डॉक्टर्स लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, ठीक है, मैं कहूँगा बायो इंजीनियरिंग की लाइन में। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया कि फिजिकल साइंसेज में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में, वेदर फोरकास्टिंग में एक्सेट्रा, कई जगह पे अब ये प्रोबेबिलिटी का यूज करने लग गए हैं। इस कैलकुलेशन के थ्रू आप पुराने डाटा को नोटिस करते हो। और वेदर में आपने देखा होगा कि जब न्यूज़ में हमें वेदर रिपोर्ट दी जाती है, तो वहाँ पे जो रिपोर्टर हैं वो ये चीज़ बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने आज ऐसा बोला है कि एक आंधी आने वाली है, ठीक है, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी आई नहीं है, लेकिन वो जो तेज हवाएं चलने वाली हैं, बारिश गिरने वाले हैं, ओले गिरने वाले हैं, बर्फ गिरने वाली है, इन चीज़ों की पहले ही उम्मीद लगा ली जाती है। और जैसे ही वो 70%, 80% की कंप्लीट न्यूज़ मिलती है, तो मार्केट में उस न्यूज़ को आउट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस कैसे आई? ये कैलकुलेशंस आती हैं जब हम पुराने डाटा को ध्यान में देखते हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ही ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी जुड़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स क्या था? तो बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डाटा। जब हम पूरे डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज के बेस पे जब फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और उस फ्यूचर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, उस रिजल्ट को जब मैथमेटिकल वैल्यूज में कैलकुलेशन किया जाता है, उसी कैलकुलेशन को हम प्रोबेबिलिटी यहां पर बोलते हैं। क्लियर है? तो होने की उम्मीद को कैलकुलेट करना, किसी चीज के होने की चांस को या उसके फेल होने की चांस को जब हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली, वैल्यूज के थ्रू मैथमेटिक्स में देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इसी चीज को हम समझेंगे कुछ एक्टिविटीज के थ्रू। तो आगे थोड़ा सा अब डेप्थ में चलते हैं इस चैप्टर में।
तो आप अब यहां तक ये चीज समझ गए हैं कि जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे कैलकुलेशन होता है? तो यहां पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करते हो। एक्सपेरिमेंट्स कैसे सर? तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप एक काम करिए, अपने हाथ में एक कॉइन ले लीजिए। अब आज मेरा मूड करा कि मैं दिन भर इस कॉइन को पकड़ के बार बार टॉस करूंगा, तो ये जो कॉइन को टॉस करने का बार बार तरीका है, और उसको कॉपी में नोट करना कि कितने हेड्स आए, कितने टेल्स आए, ठीक है। और लास्ट में जब आपने बहुत ज्यादा बार टॉस कर लिया और उस कॉइन का रिजल्ट नोट किया कि कितने हेड्स कितने टेल्स आए, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है। कुल मिला के आपने क्या किया कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉसिंग ऑफ अ डाइस, आपने सांप सीढ़ी गेम खेला होगा। सांप सीढ़ी में एक छोटा सा डाइस होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक अलग नंबर होता है। तो जैसे ही आप डाइस को हाथ में लेंगे और आज एक बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, मैंने 10 टाइम्स टॉस किया, मैंने देखा हर टॉस में कौन सा नंबर ऊपर आ रहा है, मैं उसको नोट करता गया और उसको नोट करके अपने दोस्त को बताया कि यार देख, मैंने आज इस डाइस को जितनी बार टॉस किया ये नंबर आ रहे हैं 10 बार में। तो ये पूरा आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। क्रिकेट का मैच खेलते हैं, चलो, तो क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट का मैच पूरा एक खेलना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। उस मैच में पर्टिकुलर बैट्समैन की परफॉर्मेंस को नोट डाउन करना, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। यहां पे यही आपको बता रहा है कि ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, यहां पे अगर आपको वो कैलकुलेशन सीखनी है कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। कब हम वर्ड एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे, कब हम वर्ड ट्रायल यूज करेंगे, कब हम वर्ड आउटकम यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये शब्द की नॉलेज बहुत अच्छे से, इन वर्ड्स की अगर नॉलेज हो जाएगी, तो ये चैप्टर आपके लिए हो जाएगा एकदम लड्डू। क्लियर है? चलिए, तो यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइज, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में आप कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। चलिए आज हम रोप स्किपिंग खेलते हैं, ठीक है। आपने रस्सी ली हाथ में, देखते हैं आप कितनी बार हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रोप स्किपिंग का गेम खेलना है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। बारिश को ले लिया, आज लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही थी, नरसों भी बारिश हो रही है, उसका डाटा नोट किया जा रहा है कि वो पानी जब कंटेनर में गिर रहा है तो उसकी हाइट, मतलब कितनी बारिश हुई, कितनी लेंथ की बारिश हुई, इस चीज को नोट करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आज बारिश का डाटा आपने नोट किया, क्रिकेट का डाटा आपने नोट किया, आपने कॉइन टॉसिंग का डाटा नोट किया, कोई भी डाटा नोट करना, ठीक है, उसको हम यहां पर कहेंगे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो यही चीज आपको बोला है, यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस एक्सेट्रा एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम्स। ये है वर्ड काम का। पहला शब्द आपने यहां पे देखा एक्सपेरिमेंट। आप जो एक एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आ रहा है? मैंने एक कॉइन हाथ में लिया, उस कॉइन को एक बार टॉस किया, वो कॉइन जब नीचे गिरा तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है। अब वो जो हेड आया वो एक आउटकम है, वो एक रिजल्ट आया। तो हर एक्सपेरिमेंट का अपना एक रिजल्ट होता है। अब उस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि आपकी स्पोर्ट्स डे आने वाला है और आपकी स्पोर्ट्स टीचर ने कहा आपकी क्लास में आके कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो बैटिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं या बॉलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपना नाम दीजिए। अब आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे खड़े हुए या 20 स्टूडेंट्स ऐसे खड़े हुए जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में। वो कहते हैं सर हम बॉलिंग अच्छा कर सकते हैं, हम बैटिंग अच्छा कर सकते हैं। तो टीचर ने देखा मुझे तो सिर्फ 4 खिलाड़ी चाहिए थे, 2 बॉलर 2 बैट्समैन, लेकिन यहाँ पे तो 20 स्टूडेंट्स आ गए। तो वो क्या कहेंगे, एक काम करिए आप 20 स्टूडेंट्स ग्राउंड में आइए और वहां पे आके आप ट्रायल दीजिए। क्या करिए? ट्रायल दीजिए। तो टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहली चीज,
ठीक है, उन्होंने आपकी क्लास में आके ये बोला कि ग्राउंड में आइए, वहां पे एक क्रिकेट मैच का ट्रायल है, आपकी बैटिंग का ट्रायल होगा, आपकी बॉलिंग का ट्रायल होगा, आप उस ट्रायल को आके वहां पे दीजिए। तो ट्रायल्स वर्ड आप समझ पा रहे हैं। आउटकम्स मतलब उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आउटकम है। तो हर एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं उन एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स आप ऑब्जर्व करते हैं, मतलब रिजल्ट आप यहां पर नोटिस करेंगे। ठीक है, अब आगे अगर मैं डेप्थ में जाता हूं तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू मेजर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट थ्रू सम एक्टिविटीज। इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाए, कैसे न्यूमेरिकली वैल्यू को दिया जाए। तो टू मेजर, क्या मेजर करना सीख रहे हैं? चांस, होने की उम्मीद। ठीक है, कि यहां पे चांस को कैलकुलेट करना, कितनी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। तो द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम, किसी एक आउटकम को, आप जो रिजल्ट चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ आपको हेड देखना है। ठीक है, अब कॉइन को आप बार बार टॉस करा रहे हैं, बार बार टॉस करा रहे हैं, कितनी बार उसके हेड निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हेड को नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो आपसे अगर ये बोला गया कि चलिए मैंने कॉइन को 100 टाइम्स टॉस कराया, अब वो 100 टाइम्स का डाटा नोट किया आपने, अगर मैं कॉइन को 101th टाइम टॉस कराऊंगा तो अब यहां पे होगी गैम्बलिंग शुरू। ठीक है, गैम्बलिंग मतलब शर्त लगाइए। ठीक है, तो दो दोस्तों में शर्त लगती है, वो एक कहेगा यार मैं नोटिस कर रहा हूं ये कॉइन जितनी बार हवा से नीचे जमीन पे गिर रहा है तो ये उतनी बार हेड ज्यादा टाइम दे रहा है, तो मैं शर्त लगाता हूं कि अब जब ये 101 बार टॉस किया जाएगा तो यहां पे टेल ही निकल के आएगा या हेड ही निकल के आएगा। तो आपने कहा नहीं हेड निकल के आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बार मैं हेड देख रहा हूं। दूसरे ने कहा नहीं टेल निकल के आएगा, मेरी गारंटीड है। अब इस गारंटी का जवाब उस टॉस के होने से पहले ही मैथमेटिकली, ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं और गैम्बलिंग उस गेम पे खेली जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर जो आपको भी पीछे बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी हैज बीन स्टार्टेड विद द वर्ड गैम्बलिंग। ठीक है, अब गैम्बलिंग फिर ये चीज आती है कई ब्रांचेस में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है, मेडिकल साइंसेस के अंदर, क्या चांस है ये पेशेंट बच पाएगा या क्या चांस है इस पेशेंट की ये वाली बीमारी ठीक हो जाए अगर मैं ये वाली दवाई देता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सर्टिनिटी पे मतलब क्या करती हैं, ये सर्टिनिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, होने की उम्मीद पे डिपेंड करती हैं। उस होने की उम्मीद को जब मैथमेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे मेजर करना है। क्लियर? चलिए अब कुछ शब्दों की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे यहां पर मैं ये दो शब्द लिखे रहने देता हूं और अब अगर चैप्टर की डेप्थ में मैं चलता हूं तो यहां पे एक एक्टिविटी आपके सामने है। कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम वो टर्म्स आपको समझाते हैं। तो यहां पे देखिएगा एक एक्टिविटी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 एक्टिविटी दी है। मैं यहां पे सिर्फ आपको 2 एक्टिविटी के थ्रू समझा रहा हूं। तो पहली एक्टिविटी में मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी एक कॉइन लीजिए, उस एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करिए। कितने टाइम्स टॉस करना है? 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करिए। एक ही कॉइन लीजिए, उस कॉइन को 10 टाइम्स नोट मतलब टॉस करिए और उसका क्या आउटकम निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको नोट करिए। तो मैंने देखिए यहां पे कॉइन को 10 टाइम्स मान लीजिए टॉस किया। अब 10 टाइम्स में ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि सिर्फ 4 बार हेड निकल के आया और बाकी 6 बार ये जो कॉइन है ये टेल दिखा रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर अगर कॉइन ऊपर हवा में गया, नीचे जमीन पे गिरा, तो क्या वो कॉइन स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आ गया तो उस केस में मैं क्या नोट करूं? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का मतलब आपको ये चीज मान के चलना है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। आपको ये चीजें नहीं माननी कि कॉइन हवा में गया, वो हवा में ही अटक गया।
या वो कॉइन जमीन पे आके गिरा तो जमीन पे आके वो सीधा फंस गया, ना हेड दिख रहा है ना टेल दिख रहा है। तो इस तरह के रिजल्ट्स को आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है। क्लियर है? आपको क्लियरली अपना व्यू रखना है कि कोई ना कोई तो आउटकम आएगा। ठीक है, इस तरह के आउटकम्स नहीं देखने हैं कि मैंने कॉइन उचकाया वो पेड़ के ऊपर अटक गया, या मैंने किसी दोस्त ने उसको हवा में कैच कर लिया, वो कॉइन जमीन पे नहीं आया। तो इस तरह के जो सवाल हैं इनको आपको नहीं अपने दिमाग में लाने। क्लियर है? आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, ये मान के चलना है कि कॉइन आप जब टॉस करेंगे वो कॉइन जमीन पे गिरेगा और फ्लैट आके गिरेगा। तो जब फ्लैट में कोई ना कोई रिजल्ट देगा। मैं बोल रहा हूं यहां पे 4 टाइम्स हेड आया और 6 टाइम्स यहां पे टेल्स आया। अब ये क्या बोल रहा है कि आप एक काम करिए, इस चीज को हम फ्रैक्शन में दिखाते हैं। कैसे फ्रैक्शन में दिखाते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप, कितनी बार हेड आया। तो मैं कह रहा हूं हेड 4 बार आया, तो ये कह रहा है आप इसको फ्रैक्शन में दिखाइए। आउट ऑफ तुमने कितनी बार एक्शन लिया था, तुमने कितनी बार टॉस किया था, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। तो मैं कहूंगा आउट ऑफ 10 टाइम्स, आउट ऑफ 10 टॉसेस 4 टाइम्स मुझे हेड मिला। कोई भी फ्रैक्शन 7th क्लास 6th क्लास में आपने जब चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ा था तो आपने ये चीज सीखी थी फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन इज व्हाट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाए और वहां पे जो डिनोमिनेटर होता है वो कंप्लीट तरीके से किसी कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी कंप्लीट चीज के आपने कितने पार्ट्स किए। तो मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट को 10 पार्ट्स में किया। मेरा एक्सपेरिमेंट ये था कि मुझे कॉइन को टॉस करना था। अब उस टॉस को मैंने 10 टाइम्स किया, दैट मीन्स मैंने वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसके 10 पार्ट्स कर दिए। आउट ऑफ दैट 10 पार्ट्स 4 पार्ट्स आर शोइंग हेड। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नहीं है अभी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि आप इसी तरीके से टेल्स का फ्रैक्शन बताइए। टेल्स 6 टाइम्स हुआ तो 6 आउट ऑफ 10, कितने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपने टॉस किया था, तो आउट ऑफ 10 नंबर ऑफ टॉसेस 6 टाइम्स मुझे क्या मिला है, तो मुझे 6 टाइम्स टेल्स मिला। तो यू विल फाइंड दैट एज द नंबर ऑफ टॉसेस गेट लार्जर, जैसे जैसे टॉसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो 0.5 के पास आती जाएगी। यहां पे अगर मैं इस चीज को एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके दिखाऊं तो 4/10 को मैं लिख सकता हूं 0.4 डन, और 6/10 को मैं लिख सकता हूं 0.6 डन। मैं कह रहा हूं हो सकता है यहां पे जो हेड आया वो सिर्फ एक बार आया। अगर हेड एक बार आएगा तो यहां पे टेल आएगा 9 टाइम्स। अगर आप देखें तो हेड का फ्रैक्शन में दिखा सकता हूं 1/10 और इसका फ्रैक्शन में दिखा सकता हूं 9/10 डन। तो 9/10 ऐसा दिखा सकता हूं। अब जब 1/10 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.9 डन। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए और टेल जो है हर टॉस में टेल आ रहा है। इस फ्रैक्शन को अगर दिखाना है तो मैं बोल दूंगा कि 0 टाइम्स हेड आया आउट ऑफ 10 टॉसेस, यहां पे 10 टाइम्स टेल्स आया आउट ऑफ 10 टॉसेस, तो इसका फ्रैक्शन होगा 0, इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू होगी 0. यहां पे मैं कहूंगा 1, तो यहां पे सिर्फ 1 वैल्यू आएगी। अब आप एक चीज को नोटिस करना, आपको यहां पे क्या समझ आया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेड्स बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है। या मैं ऐसे समझाऊं कि अभी तो मैंने सिर्फ 10 टॉस किए थे, अगर मैं 100 टॉस करता, ठीक है, तो क्या होता। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, जो वैल्यू निकल के आ रही है, यही प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन है। जो वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 आएगी, वो हमेशा या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या 0 और 1 के बीच में आएगी, इन बिटवीन। तो जब भी आप फ्रैक्शन में इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉसेस आपका हेड आया या टेल आया,
अगर आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू जब डेसिमल में कन्वर्ट की जाएगी तो आंसर हमेशा 0 या 1 आएगा। 0 से कभी छोटा नेगेटिव नहीं आएगा, 1 से कभी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? और या इनके इन बिटवीन वैल्यू आएगी, 0 एंड 1 के इन बिटवीन आएगी। तो वैल्यू जो है वो हमेशा इन बिटवीन या इक्वल टू घूमती रहेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं एक्टिविटी 1 आपको समझ आ रही है। यू विल फाइंड दैट एज द नंबर ऑफ टॉसेस गेट्स लार्जर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन कम क्लोजर टू 0.5। रिकॉर्ड व्हाट हैपेंस इन मोर एंड मोर टॉसेस। अब आप ऐसे और टॉसेस करके देखो और आप इस तरह की वैल्यूज निकाल के देखो, आपको क्या समझ आएगा? आपको यही समझ आएगा जो मैंने यहां पर इस बॉक्स में लिखा है कि जो वैल्यू है वो कभी 0 से छोटी नहीं आ रही और कभी 1 से बड़ी नहीं आ रही। हमेशा वैल्यू या तो 0 या तो 1 आ रही है या इन बिटवीन आ रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये थी आपकी एक्टिविटी 1। दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं। देखिएगा, सेकंड एक्टिविटी में ये आपसे कह रहा है कि एक काम करिए, अब आपकी जितनी क्लास में बच्चे हैं उन सबको ग्रुप्स में बांट दो। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे करके आप ग्रुप्स में बांट दीजिए। तो ग्रुप आपने बनाए 4 ग्रुप। क्लियर है? अभी आपने हर ग्रुप को ये बोला कि एक काम करते हैं, हम कॉइन को टॉस करते हैं। लेट द स्टूडेंट इन ईच ग्रुप टॉस अ कॉइन 15 टाइम्स। ठीक है? आप हर ग्रुप को बोलिए कि वो कॉइन को 15 टाइम टॉस कराए। उन 15 टाइम्स का जो रिजल्ट निकल के आएगा, नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस आपको नोटिस होंगी, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, उसको इस तरीके से एक चार्ट में आप नोट करिए। तो फर्स्ट ग्रुप ने जब 15 बार कॉइन को टॉस कराया तो 3 बार हेड आया और 12 बार यहां पे टेल्स आया है। सेकेंड ग्रुप ने जब कॉइन टॉस किया तो 7 टाइम्स हेड आया एंड 8 टाइम्स यहां पे उनको टेल्स मिला। आप देखिए, कभी भी कॉइन हवा में नहीं अटका और कभी भी कॉइन जब जमीन पे गिरा तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं गिरा, वो फ्लैट पोजीशन में गिरा। तो कोई ना कोई आउटकम जरूर आएगा। तो आपको ये चीज क्लियरली मान के चलनी है। देखिए, 7 + 8 भी 15 होता है, 3 + 12 भी 15 होता है। थर्ड ग्रुप ने जब कॉइन टॉस किया तो 7 टाइम्स हेड आया एंड 8 टाइम्स अगेन क्या आया? टेल्स आया। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ ग्रुप को करेगा तो फोर्थ ग्रुप का भी कोई ना कोई नंबर ऑफ टेल्स एंड नंबर ऑफ हेड्स निकल के आएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आउट ऑफ 15 टॉसेस 3 टाइम्स हेड मिला, तो हेड का आप यहां पर फ्रैक्शन नोट करिए। ठीक है, आप टेल का फ्रैक्शन नोट करिए। और अगर मैं क्यूमुलेटिव देखता हूं, अगर मैं देखता हूं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ने मिलके 15 और 15 टॉसेस किए हैं, दैट मींस टोटल 30 टॉसेस किए। उन 30 टॉसेस के कितने हेड आए? तो पहले ग्रुप के आए थे 3 हेड, दूसरे ग्रुप के आए हैं 7 हेड। तो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन, आप बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके की एक एक्टिविटी आपको करने को बोल रहा है। जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इसके बेस पे यहां पे ये आपको कुछ टर्म्स सिखा रहा है। वो टर्म्स को हम समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहले पॉइंट में, इसको देखिए। इन एक्टिविटी 1 and 2 ईच थ्रो ऑफ अ डाई इज अ ट्रायल and each simultaneous toss of 2 coins is also a trial। अब देखो, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि ट्रायल किसको कहते हैं। एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया हमने, 2 एक्टिविटीज देखी। हमने एक एक्टिविटी 1 देखी और हमने एक एक्टिविटी 2 देखी है। एक्टिविटी 1 और 2 दोनों में हमने कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो एक्टिविटी थी इसी को एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक कॉइन था और एक ही बंदा था जो उसको टॉस कर रहा था। कितनी बार? 10 टाइम टॉस किया था। हर एक टॉस को यहां पे हम इवेंट कहेंगे। ये चीज हमें यहां पर, सॉरी ट्रायल कहेंगे। ये चीज ये हमें यहां पर बता रहा है। ठीक है, तो ट्रायल कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या आ रहा है। ऐसी सेकंड एक्टिविटी जो थी, सेकंड एक्टिविटी में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट आपने ग्रुप के थ्रू करवाया। आपने ग्रुप 1 लिया, आपने ग्रुप 2 लिया, आपने ग्रुप 3 लिया, आपने ग्रुप 4 लिया। हर एक ग्रुप एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
उस एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने कॉइन्स को टॉस किया, कितनी बार? 15 बार। तो हर एक जो टॉस था वो अपने आप में एक ट्रायल था, और उस ट्रायल का जो आउटकम निकल के आया, ठीक है, मतलब उसका जो रिजल्ट निकल के आया उसको हम आउटकम कहते हैं। तो सो अ ट्रायल इज एन एक्शन, वो जो एक्शन करने का तरीका है, ठीक है, ये जो हमने एक्शन किया, कॉइन को टॉस किया, टॉस नीचे गिरा, वो एक ट्रायल था, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप ट्रायल देने जा रहे हैं बैटिंग का, तो आपने पहली बॉल खेली, आपने ट्राई की, ठीक है, आपने दूसरी बॉल की, ट्राई की, तीसरी बॉल ट्राई की, फोर्थ बॉल ट्राई की, फिफ्थ बॉल ट्राई की, सिक्स्थ बॉल ट्राई की, आपने एक ओवर आपको खिलाया, वो एक ओवर एक एक्सपेरिमेंट था जो आप पे किया गया, ठीक है। सामने से बॉलर ने बॉल थ्रो की और आपने क्या किया? आपने ट्राई किया। अब उस ट्राई को में आपने क्या रिजल्ट दिया, वो आउटकम था। आपने कितनी बार उस बॉल को बाउंड्री पे पहुंचाया, कितनी बार उसको स्विप किया, कितनी बार आपने उसको छोड़ा, ये सब क्या थे? ये ट्रायल थे, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट निकल के आया वो आउटकम था। द गेटिंग ऑफ अ हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज एन इवेंट, ठीक है। अब वो इवेंट क्या आकर हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, आउटकम क्या निकल के आया, तो उसको हम इवेंट कहेंगे। क्या इवेंट अकर हुआ, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस को टॉस करना ये एक एक्सपेरिमेंट है। कितनी बार भी आप टॉस करो, जितनी बार आप टॉस कर रहे हो वो ट्रायल है। उस ट्रायल का जो आउटकम निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो एक इवेंट हो रहा है। तो बाय गेटिंग ऑफ अ हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज एन इवेंट विथ आउटकम हेड, जिसका आउटकम रिजल्ट क्या निकल के आया, वो हेड निकल के आया। तो आपने ट्राई किया, आपने कॉइन को टॉस कर दिया, ये ट्रायल किया, कॉइन जब जमीन पे गिरा तो वो आपको एक आउटकम दे रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है, और एक इवेंट अकर हुआ कि हेड आया, ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है। सिमिलरली गेटिंग अ टेल इज एन अगेन इवेंट विथ आउटकम टेल, ठीक है। द गेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर से 1 इज एन इवेंट विथ आउटकम 1। ऐसे डाइस के बारे में बात करें अगर हम, एक एक्टिविटी और है आपकी बुक में, जो थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी, उसमें डाइस भी है कहीं ना कहीं। तो ये डाइस की एक्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाइस में एक रिजल्ट निकल के आया, आपने क्या किया? आपने ट्रायल किया, डाइस गिरा, उसमें नंबर 1 आया, वो एक आउटकम था। तो वो जो 1 आया उसको हम कहेंगे बाय गेटिंग द पर्टिकुलर नंबर से 1 इज एन इवेंट। 1 एक इवेंट है विथ आउटकम 1, उस इवेंट का रिजल्ट 1 है, ठीक है। सो एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, यही मैंने हाईलाइट किया है। एक ही स्टेटमेंट में आपको इवेंट भी बता दिया, एक्सपेरिमेंट भी बता दिया, आपको आउटकम भी बता दिया, और आपको ये चीज बताई है कि इन शब्दों का अगर मैं यूज करूं एक प्रॉपर वे में, और मुझसे कोई इवेंट की डेफिनेशन पूछे, तो मैं कहूंगा एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एन इवेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना, उसमें इवेंट किसको बोलेंगे? तो एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन। वो पूरा एक कलेक्शन होता है आउटकम्स का, ठीक है, रिजल्ट का। तो कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स क्या क्या निकल के आए। बस सिंपल ये आपको ऐसे कुछ समझाना चाह रहा है। इसके आगे, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एज ऑब्जर्व्ड एज द आउटकम्स ऑफ अवर ट्रायल्स वी फाइंड द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। आपकी एक्सरसाइज में इस टर्म का यूज किया है, फाइंड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। आपके स्कूल एग्जाम में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल आएगा, ठीक है, वो सवाल एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का आएगा कि फाइंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो फाइंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको कुल मिला के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहां पे एक n को इन्होंने डिनोट किया, एक ट्रायल वर्ड को इन्होंने डिनोट किया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को इन्होंने डिनोट किया n से। तो n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ एन इवेंट E हैपनिंग इज गिवन बाय। अब यहां पे ये टर्म समझनी बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो उसको डिनोट करेंगे P से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो टेल हो सकता है, वो हेड हो सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में इवेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो PE ये डिनोट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है,
नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए जिसमें वो इवेंट हुआ, ठीक है, इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए वो डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा कि कितने ट्रायल्स में जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो हुआ। जैसे आपने बोला कि हेड कितने हुए, तो मैं कहूंगा हेड कितने आए, 10 टॉस में हेड आया 6 बार। तो मैंने पीछे आपको बताया था, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रैक्शन में हमने यही किया था। यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन कर रहे थे, तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, यहीं पे फॉर्मूले में न्यूमरेटर में ये बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स in which particular event happened, upon, वो जो पर्टिकुलर इवेंट की आप बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। क्लियर? तो यहां पर ये फॉर्मूला बन के आता है जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एक कॉइन में वो आपसे पूछ सकता है हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो आपसे हेड बोल के ये बोलना चाह रहा है कि ये जो इवेंट हम पूछना चाह रहे हैं वो सिर्फ हेड वाला इवेंट है, सिर्फ हेड वाला इवेंट आपको बताना है। तो आपने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किए वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। हेड वाला जो इवेंट है वो कितनी बार हुआ वो आएगा न्यूमरेटर में। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस में मूव करते हैं आगे चल के। तो द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स अंडरटेकन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम्स यू आर लुकिंग फॉर कमिंग अप इन दिस ट्रायल्स। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज सिमिलर एज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोल लीजिए या एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करने को बोल दीजिए, वो आपसे बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करिए, या वो आपसे कह सकते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपसे कुल मिला के फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है, और फ्रैक्शन डिनोट होता है, कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो डिनोट होता है इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द particular event happened upon the total number of trials। कितने ट्रायल्स हुए। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की तरफ स्विच करता हूं तो आपके एनसीईआरटी बुक में पहला एग्जाम्पल 2 मार्क्स का, ठीक है, आ सकता है स्कूल एग्जाम में, कुछ इस प्रकार से बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। दैट मींस अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखूं एक प्रॉपर तरीके से तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब n की बात हो रही है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 1000। कितने ट्रायल्स हुए, 1000 ट्रायल्स हुए। कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया है, 1000 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हेड वाला इवेंट, नंबर ऑफ हेड अकर्ड, तो यहां पे मैं कहूंगा कितने हेड्स आए हैं, 455। एंड नंबर ऑफ टेल अकर्ड इज इक्वल्स टू, ये आपको दिए हैं 545। टोटल करिए 545 और 455 का, तो आप देखेंगे 1000 ही निकल के आ रहा है। 545 और जब 455 को आप ऐड करेंगे तो 1000 ही निकल के आएगा। टोटल जो ट्रायल्स हुए वो 1000 हुए हैं, और 455 पर्टिकुलर हेड वाला इवेंट अकर्ड हुआ, और 545 पर्टिकुलर टेल वाला इवेंट अकर्ड हुआ। आपसे ही कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मुझे बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किस इवेंट की बात हो रही है, हेड वाले इवेंट की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अकरिंग हेड, अगर मैं 1001 टाइम्स टॉस करवाता हूं, 1000 बार तो हो चुका, 1001 बारी
नेक्स्ट स्टेप में मुझे दोबारा टॉस करना है और मुझे अपने दोस्त के यहाँ शर्त लगानी है, मुझे उसके साथ गैम्बलिंग करनी है। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई 500 1000 रुपये की शर्त लगाते हैं और ये देखते हैं कि अब हेड आएगा कि टेल आएगा। तो अगर मुझे मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो मैं सबसे पहले इस तरीके से एक फॉर्मूले का यूज करके, जो था प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायल अकर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूंगा तो हेड वाली प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक्चुअली 455 टाइम्स अकर्ड हुआ आउट ऑफ 1000 टाइम्स। तो मैं यहां पर कहूंगा कि मेरा आंसर 0.455 आएगा। ये मेरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होकर आई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग हेड वाला इवेंट इज इक्वल्स टू 0.455। आप देख रहे हैं वैल्यू 0 और 1 के सेंटर में आई है, बीच में आई है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो यहां पे मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ टेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स अकर्ड। कितने नंबर ऑफ टेल्स आए हैं, तो मैं कहूंगा 545 आउट ऑफ 1000। तो यहां पे मेरी वैल्यू निकल के आएगी 0.545। क्लियर है। और ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ टेल, ये हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। आप एक चीज यहां पे नोटिस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ हेड व्हेन एडेड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1। आप अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 0.455 और आप 0.545 को अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपकी जो वैल्यू है वो 1.000 आएगी, मतलब 1 निकल के आएगी। दैट मीन्स ये चीज भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, ठीक है, जब दोनों को ऐड किया जाता है तो वहां पे आंसर हमारा 1 आता है। यहां पे दो ही इवेंट अकर्ड होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई इवेंट नहीं होएगा, तो और कोई आउटकम हो भी नहीं सकता। ठीक है, आपको वो वाला आउटकम नहीं लेना कि कॉइन हवा में उचकाया, पेड़ पे अटक गया, या हवा में किसी ने पकड़ लिया। आपको इवेंट हमेशा वो वाला आउटकम देखना है जो नीचे आके कुछ रिजल्ट दे। डन। तो अगर इवेंट अकर्ड हो रहा है प्रॉपर तरीके से तो उसका कैलकुलेशन करना है। डन। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ हेड व्हेन एडेड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग टेल, इन दोनों को सम करने पे 1 वैल्यू भी आ रही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, और हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि चेक भी करिए, तो यहां पर आपका आंसर 1 भी आ रहा है। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम पिक करते हैं। टोटल 10 एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 15.1 से पहले। वो 10 के 10 एग्जाम्पल्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 पे हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। तो यहां पे अगर मैं लिखूं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन, तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अकर्ड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अकर्ड, कितने ट्रायल्स हुए। ठीक है, मतलब n की जो वैल्यू दी है वो हुए हैं 500 ट्रायल्स, और इस 500 ट्रायल्स में 2 कॉइन्स का यूज किया गया। कितने कॉइन्स का? 2 कॉइन्स का यूज हुआ है। तो इवेंट जो आउटकम हमें मिला, आउटकम ऑफ, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, मैं ऐसा बोलूंगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड, 2 हेड्स के जो आउटकम है 2 हेड्स इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 105। दोनों कॉइन पे देखो, 2 कॉइन थे, दोनों कॉइन पे हेड एंड हेड आया, फिर दोनों कॉइन्स पे एक हेड और एक टेल आएगा, या फिर एक, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट तो एक ही किया, आपने 2 कॉइन लेके टॉस किया, उनका आउटकम ये 3 दिए, या तो दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आया, या एक कॉइन पे हेड एक कॉइन पे टेल आया, या एक भी हेड नहीं आया, दोनों टेल टेल आ गए। इसके सिवा और कोई आउटकम आपको नजर नहीं आ रहा।
या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, या एक हेड एक टेल आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। सिंपल, या तो इस कॉइन पे हेड आएगा या इस कॉइन पे टेल आएगा, ठीक है। तो एक हेड एक टेल आएगा, मैंने ऐसा ले लिया। तीन ही आउटकम हो सकते हैं, तो इन तीन की वैल्यू दी है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टू हेड इज इक्वल्स टू 105। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ वन हेड, एक हेड पाने के जो आउटकम्स हैं, इज इक्वल्स टू 275 टाइम्स। एंड नंबर ऑफ नो हेड, एक भी हेड नहीं आया, मतलब 2 टेल्स आई होंगी, तो यहां पर वो आपका हुआ है 120 बार। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करिए। इन तीनों की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इस केस में मैं कहूंगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स is equals to probability of getting an event of 2H 2H लिख दिया मैंने यहाँ बेस में। तो इससे ये समझ आ जाता है कि हम जो इवेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं किस इवेंट की, 2 हेड लाने वाली। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 हेड्स, क्योंकि 105 टाइम अकर हुए आउट ऑफ 500 ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए थे 500। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको देंगे। क्लियर? देन उसके बाद ये हमसे कह रहा है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ ओनली वन हेड इज इक्वल्स टू 275 अपॉन 500। And third one is probability of getting no head, कोई भी हेड ना आए। तो एक भी हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ टेल आएगा। अगर हेड एक भी नहीं आएगा तो टेल आएंगे दोनों पे, तो 2 टेल्स आएंगे। इसकी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं देखूंगा दोनों टेल्स कितनी बार आए होंगे, 120 बार। तो यहां पे मैं कहूंगा 120 अपॉन 500। क्लियर है? इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5 अपॉन 100, और इसका डेसिमल में वैल्यू आएगा 0.21। डन। इसकी वैल्यू आएगी 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 25 अपॉन 100। तो इसका डेसिमल में निकल के आएगा 0.55। डन। और ऐसे ही यहां पे निकल के आएगा कितना, तो 0 से 0 हम कैंसिल आउट नहीं करते, हम 5 से इसको डिडक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम्स 10, 5 4 टाइम्स 20 एंड 24 बाय 100। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.24। क्लियर है? एक 0.24, एक 0.21 और एक ये निकल के आएगा 0.55। तीनों को ऐड करके देखिए जवाब क्या आएगा, तो जवाब 1 आएगा। डन। आप ये करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो एग्जाम्पल 2 यहां पे अगेन मैं कहूंगा 2 मार्क्स, इससे ज्यादा मार्क्स का ये देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? अभी एग्जाम्पल 3 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, एक डिफरेंट वेराइटी, 2 वेराइटीज आपने देखी, एक कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। अब एक डाइस वाला क्वेश्चन है। डाइस को मैंने कितनी बार टॉस किया, 1000 टाइम्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अकर्ड, दैट इज n की वैल्यू यहां पर आएगी 1000 टाइम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, 1000 हुए, विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6 एज गिवन इन द बिलो टेबल। डाइस को थ्रो किया है, डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं, हर एक फेस पे अलग नंबर होता है। तो अगर आप 1000 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो डिफरेंट नंबर आने के चांसेस हैं, कई बार सिमिलर नंबर आएंगे। तो यहां पे 1 आया है 175। तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 अकर्ड, ये वाला जो पर्टिकुलर इवेंट है 1 वाला,
तो ये इवेंट कितनी बार हुआ है? 179 टाइम्स। ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स टू अकर्ड इज इक्वल्स टू, यहां पे है 150, और ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स 3 अकर्ड, 3 कितनी बार अकर हुआ है? तो ये अकर्ड हुआ है कितनी बार? 157 टाइम्स। ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स 4 अकर्ड, 4 कितनी बार आया डाइस के ऊपर? इस पूरे 1000 बार टॉस करने पे तो मैं देख रहा हूं 149 टाइम्स। ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर्ड, 5 कितनी बार आया? तो यहां पे हम कहेंगे 5 आया है आपका 175 टाइम्स। ये पूरा डाटा आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स 6 अकर्ड, 6 कितनी बार आया? तो 6 आया है यहां पर 190 टाइम्स, 190 बार। क्लियर है? अब आपसे बोला है हर एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। ये जो 6 फेसेस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको देनी है तो आप देंगे पहली चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ 1 इज इक्वल्स टू PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट 1, तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 1000। क्लियर है? 1000 बार आपने टॉस किया था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोमिनेटर में आएगा, एंड पर्टिकुलर इवेंट ऑफ 1 ये आपका न्यूमरेटर में आएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट 2 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 1000। ऐसे ही मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट 3 इज इक्वल्स टू 157 अपॉन 1000, and probability of getting an event of 4 is equals to 149 upon 1000. ऐसे ही probability of getting an event 5 is equals to, ये हो जाएगा 175 upon 1000, and probability of getting an event of 6 is equals to 190 upon 1000. क्लियर है? तो यहां पर इस प्रकार से आप वैल्यूज देंगे। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.179, ये वैल्यू आ जाएगी 0.15, ये वैल्यू आ जाएगी 0.157, ये वैल्यू आ जाएगी 0.149, ये वैल्यू आ जाएगी 0.175, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.19। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको करना था पूरा एग्जाम्पल 3 सॉल्व। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। अगेन एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा आपको दिखेगा, ठीक है? अब इसको रीड कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। डायरेक्टरी पहले क्या होता था, एक फ़ोन की डायरेक्टरी आती थी, आजकल भी मिलती है। अगर आप अपने पर्टिकुलर ऑपरेटर के पास जाएंगे तो आपको एक पूरी डायरेक्टरी अप्लाई दे देगा, कुछ उसका चार्ज लिया जाता है। तो उस डायरेक्टरी में सारे दुकानदारों के नंबर या ऐसे बिजनेस के नंबर्स या किसी के पर्टिकुलर घर का नंबर आपको वहाँ पे डायरेक्टरी में मिल सकता है। तो ये कह रहा है फ़ोन नंबर की पूरी एक डायरेक्टरी है जिसके एक पेज के ऊपर 200 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit, for example, in the number 2582857 तो जो unit place पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 की आने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको नोट किया। 3 हम देख रहे हैं 22 बार उस पेज पे मुझे दिख रहा है जो यूनिट प्लेस पे आया। आप देख रहे हो कितना बारीक डाटा कलेक्ट किया गया है। तो ऐसे 200 नंबर्स का जब हमने डाटा बनाया तो हम देख रहे हैं कई ऐसे नंबर थे जिनके यूनिट प्लेस पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7, 8,
9। यूनिट प्लेस पे सिर्फ वही डिजिट्स होंगे 10। कौन से 10 डिजिट? 0 to 9। तो उसका एक डाटा लिखा गया। तो आप देख रहे हैं 0 अकर्ड हुआ है 22 बार, 1 अकर्ड हुआ है 26 बार, 2 अकर्ड हुआ है 22 बार, 3 अकर्ड हुआ है अगेन 22 बार, 4 अकर्ड हुआ है 20 टाइम्स, 5 अकर्ड हुआ है 10 टाइम्स, 6 अकर्ड हुआ है 14 टाइम्स एंड 7 अकर्ड हुआ है 28 टाइम्स, 8 अकर्ड हुआ है सिर्फ 19 टाइम्स एंड 9 अकर्ड हुआ है 20 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने एक पूरा डाटा कलेक्ट किया। अब without looking at the page, the pencil is placed one of these numbers, that is the number is chosen at random. What is the probability that the digit in this unit place is 6? अब एक गेम आया हमारे दिमाग में। गेम क्या है? गेम ये कि इसी पेज पे मैं कहीं ना कहीं अगर पेंसिल आंख बंद करके रखूं तो क्या चांस है कि मेरी पेंसिल जो है उस नंबर पे जाए जिस नंबर का यूनिट प्लेस 6 हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा, सिर्फ 6 वाले इवेंट को देखना है। ठीक है, ट्रायल तो बहुत सारे हुए, 200 बार हुए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स था 200 फोन नंबर्स के ऊपर। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 200 नंबर्स को हमने अपने एक्सपेरिमेंट में रखा है। ठीक है, तो हमने 200 नंबर्स का ऑब्जर्वेशन किया है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 200। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो यहां पे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ टाइम्स 6 occurred in unit place पे 6 कितनी बार आया? तो इस डाटा से मैं बोल सकता हूं 6 आया है 14 टाइम्स। Therefore मैं यहां पे बोल देता हूं इसके बाद, Therefore probability of getting 6 on unit place is equals to probability of an event of 6। ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो यहां पे आपका फ्रैक्शन निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 14 आउट ऑफ 200 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 7 टाइम्स इज 14 एंड 200 टाइम्स इज 200 और 7/100 की जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आएगी 0.07 अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिर्फ फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो चलेगा, तो मैं कहूंगा यस फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन में छोड़ो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो मैंने सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया और डेसिमल में वैल्यू दे दी 0.07। तो इस प्रकार से आपने टोटल 4 एग्जाम्पल यहां पे देख लिए। अब हम मूव करते हैं आपकी ही एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसको देखिए। रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। ये कह रहा है कि 250 लगातार दिन का जब मैंने वेदर फोरकास्ट किया, मतलब वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो लास्ट जो 250 लगातार दिन की मैंने जो वेदर फोरकास्ट दी है उसमें से ये नोटिस किया गया कि 175 टाइम्स मैंने जो डाटा फोरकास्ट किया था वो सही था। ठीक है, बाकी टाइम गलत था। तो यहां पे इस चीज को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी कि हमें गिवन में क्या बोला है। हमें गिवन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डेज वेदर फोरकास्ट। ठीक है, तो वेदर स्टेशन से जो फोरकास्ट हुआ वो कितने दिन तक हुआ लगातार, तो टोटल नंबर ऑफ डेज वेदर रिकॉर्डेड इज इक्वल्स टू, ये दिया है 250 लगातार दिन। आउट ऑफ 250 करेक्ट नंबर ऑफ फोरकास्ट जो हुए हैं, तो नंबर ऑफ करेक्ट
वेदर फोरकास्ट डेज, वेदर फोरकास्ट इज इक्वल्स टू 175। इसका मतलब 25 बार, 25 प्लस 50 75 बार हमने गलत फोरकास्ट किया होगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट इज इक्वल्स टू 175 प्लस 75, तो ये हो जाएगा आपका 250। डन। तो 75 टाइम्स 75 डेज का जो वेदर फोरकास्ट था वो गलत था और 175 डेज का वेदर फोरकास्ट सही था। ऐसा करके इन्होंने हमें डाटा दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट, अब मुझे आगे का फोरकास्ट करना है तो इसकी क्या उम्मीद मैं रखूं, क्या चांस है, क्या होने की संभावना है कि मैं जो वेदर फोरकास्ट अब करूंगा 251th डे की, ठीक है, वो सही होगी। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट ऑफ वेदर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट is equals to 175 out of 250। तो यहाँ पे 250 दिन का डाटा था इसलिए आउट ऑफ 250 हम ऐसे करेंगे। डन। ऐसे ही यहाँ पे हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की है जो कि करेक्ट फोरकास्ट की है, तो मैं EC लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पर फ्रैक्शन दिया। दूसरा मैं दूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट, जो गलत फोरकास्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इनकरेक्ट की है 75/250। डन। और ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट। डन। IC लिख दिया मैंने, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 टाइम्स इज 25। डन। अपॉन 5 टाइम्स इज 25 एंड 0, और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 5 7 टाइम्स 35 एंड 5 10 टाइम्स इज 50। 7/10 का फ्रैक्शन आएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 5 1 टाइम्स 5 5 टाइम्स 25 5 टाइम्स 25 एंड 0, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 10 टाइम्स इज 50। तो 3/10 एंड 7/10, 7/10 का वैल्यू आएगा 0.7 एंड 3/10 का आएगा 0.3। आप 0.7 और 0.3 को ऐड करेंगे तो अगेन 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन करेक्ट फोरकास्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट इज 0.3, करेक्ट फोरकास्ट की 0.7। देखिए 0.7 ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ज़्यादा बार हमने करेक्ट फोरकास्ट किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 5 को अटेम्प्ट करना था। देखिए यहाँ पे अब वेराइटीज़ आपको देखने को मिली हैं कि कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे किस डिपार्टमेंट में कैलकुलेशंस होती हैं। कॉइन की प्रोबेबिलिटी, आपकी डाइस की प्रोबेबिलिटी, आपकी वेदर फोरकास्ट की प्रोबेबिलिटी, तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है? अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब देखो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किस तरीके से आप देखिएगा, एक ऐसी कंपनी है जो कि टायर मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो है टायर। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. अब आपने देखा होगा जब भी आप नई कार खरीदते हैं या नया टायर लगवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो वहाँ से आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इतने किलोमीटर्स रनिंग के बाद आप इस टायर को चेंज कर दीजिएगा, ये टायर की जो लाइफ है खत्म हो जाएगी। एक प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी वारंटी दी जाती है। तो कोई भी कंपनी जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपना प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को पहले ट्राई करके देखती हैं और उस पर बेस्ड उसकी गारंटी एंड वारंटी रखी जाती है। तो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 1000 टायर्स के ऊपर ट्रायल किया है, उनको रन करवा के देखा
और उन 1000 टायर्स का जब रनिंग के बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे टायर थे जो 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने पे, ठीक है, खत्म हो गए। आफ्टर 4000 किलोमीटर डिस्टेंस किया उन्होंने कवर, और वो टायर की जो लाइफ थी वो खत्म हो गई। तो ऐसे 20 टायर्स आउट ऑफ 1000 केसेस में से ऐसे कुछ टायर थे जो 4000 से 9000 किलोमीटर तक चले और उसके बाद खत्म हुए। तो मतलब ऐसे 210 टायर थे। अगेन ऐसे कुछ टायर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आए कि 9001 से लेके 14000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस क्रॉस किया, ऐसे 325 टायर थे। और ऐसे टायर थे जो 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके थे, ऐसे टायर 445 थे आउट ऑफ 1000 टायर्स। अगर आप इन टायर्स को ऐड करेंगे तो ये 1000 की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी। 1000 टायर्स का एक्सपेरिमेंट हुआ, उनको रन करवा के देखा, और फाइनली कंपनी ने एक डाटा निकाला। तो यहां से वो अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब कंपनी ने क्या किया, एक चार्ट बना के अपने हर आउटलेट पे लगा दिया कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके कुछ टायर्स ऐसे हैं जो कि 4000 किलोमीटर के बाद खराब हो जाते हैं, कुछ टायर ऐसे हैं जो 4000 से 9000 किलोमीटर तक भी चल लेते हैं, कुछ टायर ऐसे हैं जो 9000 से 14000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ टायर ऐसे हैं जो 14000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करते हैं। अब कस्टमर जब टायर खरीदने जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है कि क्या चांस है कि पूरे लॉट में से वो जो टायर चूज कर रहा है, ठीक है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 भी पूरा नहीं कर पाया और उससे पहले टायर चेंज करना पड़ जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर कंपनी ने किए हैं 1000 टायर पे, डन। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैं कहूंगा इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड, तो नंबर ऑफ टायर्स need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर डिस्टेंस आर कितने थे? 20। तो इसी चीज की अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग अ टायर यहां पर हम इसको लिख देते हैं TYRE। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग अ टायर बिफोर 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर के पहले रिप्लेस करना पड़ जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 20 आउट ऑफ 1000। डन। BC टायर थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ रही है 0.02। क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई। ऐसे सेकंड पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड पॉइंट में ही आपसे पूछ रहा है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ टायर्स, मैं कहूंगा नंबर ऑफ टायर्स लास्ट more than 9000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, कितने टायर्स हैं जो 9000 किलोमीटर से ज्यादा की रनिंग दिखा रहे हैं? तो वो है 325 प्लस 445, 325 प्लस 445, 445 डन। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 450, 5 ऐड हुआ तो 0 यूनिट प्लेस पे, 4 प्लस 2 6 और 7, ठीक है, 4 5 6 एंड 7,
3 + 3 6 and 7 770 टायर्स है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं कहूँगा 770 अपॉन 1000 टायर्स। क्लियर है? 1000 टायर्स। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 0.77। मैं जो रैंडम में टायर चूज करूंगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 9000 किलोमीटर से ज्यादा की रनिंग दे दे, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी है 0.77। लास्ट, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14000 kilometer, 4000 kilometer and 14000 kilometer। तो number of tires कितने हैं? number of tires to be replaced in between 4000 to 14000। ठीक है, तो ऐसे कितने टायर हैं? नंबर ऑफ टायर्स, तो 4000 से 14000 के बीच में ये हैं 210 + 325, 210 + 325। तो ये टायर्स हैं आपके कितने? 5 और 3, तो 35 और 5 535। और इसकी प्रोबेबिलिटी कि टायर 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में रिप्लेस करना पड़ जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ थर्ड पॉइंट का अगर मैं देखूं तो ये आएगा 535 अपॉन 1000। 1000 टायर्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.535। खत्म कहानी। क्लियर है? इस प्रकार से आप ये तीनों पार्ट एग्जाम्पल 6, मैं कहूंगा अगर एक एक मार्क्स में भी आए तो 3 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, वैसे 5 मार्क्स में आएगा। डन। तो एग्जाम्पल 6 के बाद एक एग्जाम्पल 7 पिक करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उनके 69% मार्क्स आए। सेकंड, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है, उसने टोटल 5 यूनिट टेस्ट दिए। पहले यूनिट टेस्ट में उसको 69% मिले, सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको 71% मिले, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको 73% मिले, फोर्थ यूनिट टेस्ट में उसको 68% मिले, फिफ्थ टेस्ट में उसको 74% मिले। ठीक है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट देगा उसके 70% मार्क्स से ऊपर आएंगे, मिनिमम 70% मार्क्स से ऊपर आएंगे। कई बार क्या होता है, जब स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, तो बीच बीच में कई बार बुला लेते हैं पेरेंट्स को। तो यहाँ पर जब पेरेंट ने एक सवाल किया उसकी टीचर से, बच्चे की टीचर से, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा बच्चा जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट देगा, छठा वाला, टोटल 5 यूनिट टेस्ट तो दिए मेरे बच्चे ने, छठा जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें मेरे बच्चे के 70% अबव मार्क्स आएंगे। तो टीचर यहाँ पे इसी प्रोबेबिलिटी का यूज करके जवाब दे सकती हैं कि आज तक मैंने टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट लिए हैं वो मैंने क्योंकि 5 लिए हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टेस्ट जिनमें इन विच 70% above got is equals to 3 टेस्ट। कितने टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 70% से ज्यादा मिले? तो ऐसे 3 टेस्ट हैं जहां पे 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं। Therefore, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting more than 70% marks is equals to, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आप कैसे देंगे? आप देंगे 3/5। तो यहां 3/5 ये प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। डेसिमल में जवाब देना है तो आप दे सकते हैं 0.6। तो 0.6 चांस बन रहा है। 5 6 टाइम्स क्योंकि 30 होता है, तो 5 से 3 को कट करना है, पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 30 हो जाएगा। 5 से 30 को 6 टाइम्स काटेंगे तो 0.6 चांस है
परसेंटेज बताना था कि 70% से ऊपर मार्क्स आए, प्रोबेबिलिटी बताइए, तो मैं कहूंगा 0.6 चांस है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को 70% एंड अबव मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का एग्जाम्पल नंबर 7 आपको यहां पर आपकी ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल 8 की तरफ स्विच होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 ड्राइवर्स को एट रैंडम चूज किया। एक ड्राइविंग कंपनी में कह रहा हूँ, ओला है, उबर है, कोई भी कंपनी है जो टैक्सी का काम करती है, तो एक टैक्सी कंपनी है, नहीं एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 ड्राइवर्स के ऊपर एक सर्वे किया है। ठीक है, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, टैक्सी कंपनी की बात नहीं हो रही। इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने 2000 ड्राइवर्स का डाटा नोट किया। उन्होंने देखा आउट ऑफ दिस 2000 ड्राइवर्स ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं जिनकी एज 18 to 29 है, 30 to 50 है या 50 से अबव है, और उन्होंने आज तक कितने एक्सीडेंट किए हैं। तो ऐसे ड्राइवर्स जिनकी एज 18 to 29 है, ऐसे इन ऑल कितने ड्राइवर्स, मतलब इन ऑल तो उन्होंने 2000 ड्राइवर्स देखे, 2000 ड्राइवर्स में से 440 ड्राइवर ऐसे थे जिनकी एज 18 से 29 के बीच में थी और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। पूरा डाटा समझना। ऐसे ड्राइवर 160 ड्राइवर ऐसे थे, 160 लोग ऐसे थे जिनकी एज 18 to 29 थी और उन्होंने आज तक सिर्फ एक ही एक्सीडेंट किया है। इंश्योरेंस क्लेम किया होगा, उससे सारा डाटा निकल गया। 2 एक्सीडेंट करने वाले 110 ड्राइवर हैं, 3 एक्सीडेंट करने वाले ऐसे 61 ड्राइवर्स हैं और 3 से ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले ऐसे 35 ड्राइवर्स हैं जिनकी एज 18 to 29 यहां पर हमें दिख रही है। अब 30 to 50 एज में ऐसे 505 ड्राइवर हैं जिन्होंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। 125 ड्राइवर हैं, 1 एक्सीडेंट किया है। 60 ड्राइवर हैं, 2 एक्सीडेंट किए हैं। 22 ड्राइवर हैं, 3 एक्सीडेंट किए हैं और 18 ड्राइवर हैं जिन्होंने 3 से ज्यादा एक्सीडेंट किए हैं। ऐसे ड्राइवर जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, ठीक है, आज तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, 360 ड्राइवर। 45 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर है और आज तक एक ही एक्सीडेंट किया है। 35 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 एक्सीडेंट किए हैं बस, जिनकी एज 50 साल से ऊपर है। 15 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए हैं और 9 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 3 से ज्यादा एक्सीडेंट किए हैं और एज उनकी 50 साल से ऊपर है। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे एक डाटा आपको बना के दिया है। ठीक है, कर लेते हैं क्लियर। एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहला पॉइंट देखना। पहले पॉइंट में ये क्या कह रहा है, being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accident in 1 year। तो अगर आप पीछे डाटा पे जाते हैं, ऐसी एज जिनकी 18 to 29 years हैं एंड एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट उनसे हुए हैं, ऐसे 61 ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ ड्राइवर्स टेकन एट रैंडम। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स जिन पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स आर 2000 ड्राइवर्स हैं। ठीक है, पहली चीज तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स आर 2000। ठीक है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स having age 18 to 29 years, ठीक है, with exactly 3 accidents are कितने हैं, ऐसे हैं 61 ड्राइवर्स। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि एट रैंडम अगर मैं कोई ड्राइवर चूज करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर चूजन
हैविंग एज 18 to 29 years with exactly 3 accidents is equals to, मैं इस फ्रैक्शन को दूंगा, कितने ड्राइवर्स हैं? तो 61 ड्राइवर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 3 ही एक्सीडेंट हुए हैं आउट ऑफ 2000 में से। तो ये मेरा यहां पे जवाब आया। क्लियर है? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए कर दी कैलकुलेट। डन। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है being 30 to 50 years of age and having one or more accident in 1 year। ठीक है, तो इन अ ईयर। तो यहां पे ये अब हमसे सेकंड पार्ट में, देखिए फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लीजिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एज होनी चाहिए 30 to 50 ईयर्स और एक या एक से ज्यादा, हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट्स, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एज 30 to 50, तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने थे? तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स थे 2000। ठीक है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग एज 30 to 50 with वन और मोर एक्सीडेंट्स, एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट्स करने वाले। ठीक है, वन या वन से ज्यादा। तो ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं? तो वो हैं 125 प्लस एक एक्सीडेंट करने वाले 125 ड्राइवर, 2 एक्सीडेंट करने वाले 60 ड्राइवर, एक या एक से ज्यादा तो 22। ठीक है, 3 एक्सीडेंट करने वाले और 3 से ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले 18 ड्राइवर्स। तो मैं कहूंगा ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं? तो ऐसे ड्राइवर्स हैं आपके पास 5, 6, 7, 7 और 7 14, 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 और 4, 4 और 10, 4 और 6 10, 10 का 0, 10 और 12, तो 12 का 2 कैरी 1 2 और यहाँ पे 225 ड्राइवर्स निकल के आए। आउट ऑफ 2000 ड्राइवर्स 225 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी एज 30 to 50 है और वो एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट कर चुके हैं। तो इसी की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसी इवेंट की, किस इवेंट की? सेकेंड इवेंट की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं दूंगा 225/2000। क्लियर है? इस तरीके से। और इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता हूं तो 5 4 टाइम्स इज 20, 5 5 टाइम्स इज 25, 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 400। फिर 5 से काटिए तो 5 9 टाइम्स 45 एंड 5 8 टाइम्स 40 एंड 0 9/80 का फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट भी मैंने कर दिया आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व। डन। इसके थर्ड पार्ट को देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स ये थे 2000। ठीक है, अब हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम। ऐसा ड्राइवर चूज करूं जिसने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया, एज मायने नहीं रखती। तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स नॉट डन एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे कितने ड्राइवर हैं? अगर मैं आता हूं पीछे डाटा पे तो 440 प्लस 505 प्लस फिर जीरो वाला कॉलम देख रहा हूं 360। मैं एज मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो यहां पर कितने ड्राइवर्स हैं जिन्होंने आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया? तो ऐसे जो ड्राइवर्स हैं वो हैं आपके पास 5 5 10 और ये 13। ठीक है, तो यहाँ पे 1305 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट विथ नो एक्सीडेंट, मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1305 आउट ऑफ 2000।
क्लियर है? 2000 ड्राइवर्स में से 1305 ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया, और एट रैंडम अगर मैं ड्राइवर चूज करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो बस इसको 5 से डिडक्ट करिए। 5 2 टाइम्स इज 10, 5 6 टाइम्स इज 30, 5 1 टाइम्स इज 5, 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 2 0, 261 अपॉन 400। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल 8 भी कर लिया सॉल्व। एक एग्जाम्पल 9 है, वो आप खुद से सॉल्व करिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आसान है। मैं एक यहां पर एग्जाम्पल 10 को पिक करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में आता है, आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में दिया है एनसीईआरटी बुक में। 50 seeds were selected at random from each 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to the germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. ये कह रहा है मैंने 50-50 सीड्स लिए हैं, टोटल 5 बैग्स से, ठीक है? तो 50 सीड्स लिए हैं मैंने, 50 सीड्स वे सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच 5 बैग। तो बैग नंबर 1 से भी मैंने टोटल 50 सीड लिए, बैग नंबर 2 से भी मैंने टोटल 50 सीड लिए, बैग नंबर 3 से भी मैंने टोटल 50 सीड लिए, बैग नंबर 4 से भी मैंने टोटल 50 सीड लिए, और बैग नंबर 5 से भी मैंने टोटल 50 सीड लिए हैं। 20 दिन के बाद मैंने ये देखा कि 50 सीड में से ऐसे कितने सीड्स हैं जो जर्मिनेट कर गए। द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वे काउंटेड एंड रिकॉर्डेड। मैंने देखा आउट ऑफ 40 सीड्स जर्मिनेट कर गए, मतलब उनमें पौधा निकल आया, बढ़िया सीड थे। 48 सीड जर्मिनेट कर गए, 42 सीड्स जर्मिनेट किए, 39 सीड्स जर्मिनेट किए हैं एंड 41 सीड्स जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट का मतलब पौधा निकल के आ गया, उनमें नया प्लांट का ग्रोथ मिला, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग? देखिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स अगर मैं देखूं तो ये थे सिर्फ 5, ठीक है? नंबर ऑफ बैग्स, ऐसे कितने बैग्स थे, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स, मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड, 40 सीड्स से ज्यादा जर्मिनेट किए, 40 सीड्स जर्मिनेटेड। तो मैं कहूंगा यहां पर नंबर ऑफ बैग्स की अगर हम बात करें, कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं जिसमें 40 से ज्यादा, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग? तो एक तो बैग नंबर 2 था, एक आपका बैग नंबर 3 था, और एक आपका बैग नंबर 5 था। तो टोटल नंबर ऑफ 3 बैग्स ऐसे थे जिनमें 40 से ज्यादा सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर गए। बैग नंबर 2 में 40 से ज्यादा 48 सीड, 42 सीड्स, 41 सीड्स, 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट कर गए। तो ऐसा बैग नंबर 2, 3 एंड 5, टोटल 3 बैग्स थे आउट ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है इस इवेंट की, फर्स्ट इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो मैं कहूंगा 3 बैग्स आउट ऑफ 5, जो कि जिसमें 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हो गए, मोर देन 40। 49 सीड्स इन अ बैग, 49 सीड्स इन अ बैग। तो यहां पे देखिए एक ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिया है इन्होंने, 49 सीड्स इन अ बैग, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग। ऐसा एक भी बैग नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट किए। मैं कहूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0 आउट ऑफ 5। डन। मोर देन 35 सीड्स, 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट कर गए, 35 से ज्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स थे 5। 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट कर गए, पहले बैग में भी, सेकंड बैग में भी, थर्ड बैग में भी, फोर्थ बैग में भी, फिफ्थ बैग में भी। तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, इसके लिए हम कहेंगे 5 आउट ऑफ 5। टोटल 5 बैग्स थे जिसमें 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट किए हैं, तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। डन। तो ये इस प्रकार से आपको ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था।
कुल मिला के मैंने इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कर दिया है खत्म। बस इतना ही है आपको 9th क्लास में जो आपको स्टैटिस्टिक्स के बाद पढ़ना था। एक्सरसाइज 15.1 आप सॉल्व करना ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज 15.1 में जो क्वेश्चंस दिए हैं अगेन वो क्वेश्चंस जरूरी हैं, ठीक है। उनकी जो मैं कहूँगा सॉल्यूशन वीडियो है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, सॉल्यूशन वीडियो ना देखना भूलें। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लास 9 स्टूडेंट्स हमने टोटल 15 चैप्टर कर लिए हैं खत्म आपकी एनसीईआरटी बुक से। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस में। अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जो वॉच करिए। क्लियर? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। चलिए तो मिलते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।